हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल पढ़ा था कि आदर्श गैस का अणुगति सिद्धांत पढ़ लिया था और भी चीज़ें हमने चार्ल्स और बॉयल के नियम पढ़े थे तथा आदर्श गैस समीकरण पढ़े थे। आज हम आदर्श गैस का दाब पढ़ेंगे। आदर्श गैस का दाब क्या होता है? तो कहा जाता है कि आदर्श गैस जिस बर्तन में रखा जाता है, गैस के अणु निरंतर उस बर्तन की दीवारों पर टकराते रहते हैं और टकराने के कारण वे अपने द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। E बराबर mv कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? दीवार पर टकरा करके क्या ट्रांसफर करते हैं? हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर करते हैं। क्या? संवेग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। परंतु संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बाह्य बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज नोन एज द फोर्स, यानी बल कहा जाता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। तो यही दाब जो हमको मिलेगा गैसों के द्वारा दीवार पर आरोपित, उसका व्यंजक प्राप्त करना है, यानी एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं कि क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में। तो देखिए, आदर्श गैस के दाब का व्यंजक। तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि एक बर्तन होता है। बर्तन देख रहे हैं आप, ये बॉक्स है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? L है। चौड़ाई भी कितनी है? L है। ठीक है। और ऊंचाई भी कितना है? L है। यानी ये क्यूब है। क्यूब में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कण होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपके दीवार एक की ओर जब जाता है तो किस वेग से जाता है? Vx वेग से जाता है। और वापस लौट के आता है तो माइनस Vx वेग से आता है। और प्रत्येक कण का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी गैस की निश्चित मात्रा पूर्ण प्रत्यास्थ दीवारों वाले L भुजा के घनाकार बर्तन में भरी है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m और अणुओं की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। यानी कुल कितने अणु हैं, कितना द्रव्यमान होगा? तो m इंटू कितना होगा? n। इसी को हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल M। इसका ज़रूरत जब हमें पड़ेगा तो हम बताएंगे इसके बारे में। कहेंगे इसमें तीनों डायरेक्शन में, XY Z डायरेक्शन में किसी का वेग कितना है? Vx Vy Vz है। और संपूर्ण वेग कितना है? V। तो आप देखेंगे उसका परिमाण V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर, इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो है एक अणु है, वो क्या कर रहा है? इधर की ओर जाकर टकराता है और फिर वापस किधर आता है? इधर आता है। तो देखिए, पहले उसका वेग कितना था? Vx। अंतिम वेग कितना हो गया? माइनस का Vx। तो देखेंगे कि पहले जो हमारा संवेग था P1, वो कितना था? m। और कितना, देखिए ये किधर की तरफ जा रहा है? पहले पहले 20 की ओर जा रहा है, टकरा रहा है। तो और फिर उसके नहीं, पहले इधर देखिए, आप कहेंगे कि किधर जा रहा है? ए पर जाके टकरा रहा है। तो इसका आएगा आपका mvx आएगा। और P2 कितना आएगा? P2 आप कहेंगे संवेग मतलब अंतिम संवेग, तो कहेंगे m माइनस का vx आएगा। ठीक है। अब P2 माइनस P1 करेंगे तो कितना आएगा? हमको यहाँ पर घटाने के पश्चात मिलेगा माइनस का mvx और माइनस mvx। ठीक है। माइनस mvx, दोनों को आपस में जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? माइनस का 2mvx। अगर हम इसका परिमाण निकालें तो कितना आता है? प्लस का 2mvx। ठीक है। ये माइनस क्या प्रदर्शित करता है? दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है। और ट्रांसफर एक टक्कर में कुल कितना संवेग ट्रांसफर होता है? कहोगे 2mvx। ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से चल करके इस बॉक्स में इधर से चल रहा है और फिर वापस इधर आ रहा है, तो कुल कितनी दूरी तय करेगा? तो कहोगे L तो पहले इधर गया और फिर वापस L वापस आया, तो कितना आया? 2L डिस्टेंस आया। इस वेग से गया तो कहोगे Vx से। तो लगा समय कितना होगा? T। T बराबर कितना होता है? दूरी बटा वेग। ठीक है। ये निकल के आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितना आएगा, तो इसी का उल्टा होगा n। n बराबर कितना? 1/t, अर्थात कितना होगा? Vx अपॉन कितना? 2L होगा। ठीक है। ये बात भी आती है। ठीक है, समझ में आता होगा आपको। अब देखिए, यहाँ पर आपको प्रति सेकंड टक्करों की संख्या मिल गई कितनी? Vx अपॉन 2L। और देखिए समय कितना मिला? 2L बटे Vx। अभी आपने देखा। अब देखिए, एक सेकंड में कितना ट्रांसफर करेगा अपना संवेग? तो एक टक्कर में कितना संवेग होता है? तो कहोगे 2mvx। और कह रहा है एक सेकंड में टक्करों की संख्या, तो आपने कहा यही Vx, Vx अपॉन
2L। देखिए 2 से 2 ख़त्म हो गया तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा, देखिए रिजल्ट में क्या मिलता है, ये 2 से 2 ख़त्म हो जाता तो बचता है कितना, mv(x²) और डिवाइड बाई L। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से ये जो हस्तांतरित संवेग होता है यही क्या होगा, हमारा जो है हस्तांतरित संवेग यानी ट्रांसफर, वही हमारा क्या है, लगभग बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि बल कितना है, तो कहोगे mv(x²) इंटू L। अब कह रहा है दाब, दाब मतलब इस पर एक से हम डिवाइड कर दें, ए का मान कितना होगा, L² निकालेंगे क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई किसी भी बर्तन का, तो L इंटू L कितना होगा, L²। तो अब देखिए कितना दाब आरोपित होगा, तो आप सीधे कहेंगे पूरे, और बहुत सारे कण हैं, x1 x2 x3 हैं, तो सबको मिला करके एक एक्सप्रेशन बनेगा, vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर, vxn का स्क्वायर और डिवाइड बाई L² मतलब क्या, एरिया। और टोटल हमको क्या मिलता है, L³ मिलता है। L³ को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर और नीचे n का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी n का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी n का मल्टीप्लाई किया, करने से कोई इफेक्ट होगा नहीं। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि इसका जो माध्य मान होगा, ये देखिए वेगों का औसत माध्य क्या होगा, vx² का बार, ये ऊपर जो लाइन पड़ी हुई है इसे बार पढ़ते हैं और बार मतलब होता है औसत, तो इतना पूरे का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए vx² का बार। अब देखिए इसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, हमने पहले समीकरण देखा था v² बराबर vx² vy² vz², तो इनका औसत निकालें तो सबके ऊपर औसत मतलब बार लग जाएगा, देखिए ऊपर लग गया। अब देखिए तीनों vx और vy vz तीनों बराबर हों तो देखिए इसमें से किसी एक के जगह यानी x के जगह हमने क्या, y के जगह x और z के जगह vx रख देंगे, बराबर बराबर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3vx² का बार, या हम vx² का बार निकालें तो कितना आएगा 1/3 ऑफ v²। अब इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया था क्या, समीकरण नंबर 1, इसको माना था इतने को। अब vx² बार का मान कितना रखा जाएगा, कहोगे p बराबर आएगा mn और डिवाइड बाई v, और इसका मान रखा जाएगा 1/3 v² का बार। ठीक है, अब इसको आगे लेकर आए तो आगे देखें हम आगे क्या होता है, तो आप कहेंगे ये हमको मिल गया यहाँ पर 1/3 mn/v और v² का बार। और देखिए mn का मतलब आपको बताया गया था कैपिटल M संपूर्ण मास। ठीक है, तो m/v को हम क्या पढ़ते हैं, रो, रो मतलब घनत्व, घनत्व पढ़ते हैं। तो अब हमको फॉर्मूला मिला दाब का, क्या फॉर्मूला मिला, दाब बराबर 1/3 रो v² का बार। ठीक है, अब इसके बाद आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर नीचे 2 का गुणा और 2 का भाग करते हैं, तो 1/2 रो v² मतलब औसत, औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। अब देखिए औसत ऊर्जा की जैसे ही वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमको मिलता है P बराबर कितना, 2/3 ही। इस तरह से हमको पता चलता है कि आदर्श गैस का जो दाब होता है वो सदैव गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डेरिवेशन था। अब देखिए गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है, तो आप कहोगे कि हमने पढ़ा अभी P बराबर 1/3 m कैपिटल N मतलब अवगाद्रो संख्या और टोटल V आयतन और v² का बार, इतना पढ़ा है। अब हम कहते हैं कि PV बराबर कितना होगा, PV बराबर आप कहोगे 1/3 m, n को कंप्लीट कर दिया जाए तो इसे कैपिटल M कह दीजिए, m और n को मिला करके, और कितना आएगा v² का बार। और आपने पढ़ा है PV बराबर RT, ये भी पढ़ा है, PV बराबर कितना पढ़ा है RT। ठीक है, तो अब देखिए इस PV और इस PV को दोनों को बराबर करें तो कितना हो जाएगा, RT बराबर कितना हो जाएगा 1/3 m v कैपिटल M v² का बार। v² का बार एक साइड छोड़ दीजिए तो v² का बार जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3RT और बट्टे कितना m, और दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कहोगे अंडर रूट, और बार को कहता है मीन और v² को स्क्वायर कहता है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3RT/m। तो अब देखेंगे यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि PV बराबर 1/3 mv² का बार और PV बराबर RT, दोनों को बराबर करते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो हमको v² का बार, इसी को हम रूट मीन स्क्वायर या वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं जब अंडर रूट कर देते हैं। देखिए VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर या वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये मिलता है। और VRMS क्या होता है, टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग माध्य मूल तथा द्रव्यमान में अणुभार में क्या संबंध होता है, तो अब देखेंगे दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नहीं, VRMS क्या होता है,
वर्ग माध्य मूल BRMS जो होता है वो अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अंडर रूट के। ठीक है, अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप ताप और आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध देखें तो E बराबर कितना होता है, E बराबर 3/2 kT। बाकायदे इस पर समझाया गया है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और औसत माध्य मुक्त पथ के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। यह 12th क्लास में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, इसे आप नोट करेंगे। और जैसा भी आपको डाउट होगा पढ़ने के पश्चात वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको इसको फिर समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।